और भी हैं तो वो भी मिलेगा, जैसे जैसे पार्टिसिपेशन रहेगा वैसे हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। तो हमारे स्क्रीन पर कोई दिख नहीं है, ये कौन है और हम क्या क्या देख पा रहे हैं, इसको इनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। कोई भी कहीं से भी बोल सकते हैं जी। भारत माता की तस्वीर है, शेर का चित्र भी है। सबसे पहले भारत माता के चित्र का निर्माण रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो उसमें शेर को सत्ता के प्रतीक के रूप में, और यहाँ पर त्रिशूल नहीं दिया हुआ लेकिन वहाँ पर त्रिशूल भी था जो शक्ति को प्रदर्शित करता था। बाद में इस भारत माता के चित्र में और संशोधन भी हुआ बाद में, लेकिन प्रारंभिक समय में यह तस्वीर भारत माता का निर्माण किया गया था राष्ट्रीय आंदोलन के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में। एक रूप दिया, एक स्वरूप दिया गया लोगों को। जैसे भिन्न भिन्न भाषा और धर्म के लोग थे, तो कैसे सबको यूनाइट किया जाए, एक ऐसा सिंबल तैयार किया जाए और सिंबल के माध्यम से सबको एक किया जाए, इसलिए भारत माता के चित्र का निर्माण किया गया था। और कोई बताना चाहेंगे जी? चित्र से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के परिलक्षित होता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक ध्वज है, केसरिया सफेद और हरा, चित्र में भी ठीक उसी प्रकार ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरिया। यह राष्ट्रीय प्रतीक का एक चिन्ह स्वरूप दिखाई देता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बहुत सारा दिखाई दे रहा है, जैसे ध्वज दिखाई दे रहा है, कमल फूल भी दिखाई दे रहा है, अलग से शक्ति का प्रतीक शेर के रूप में दिखाया गया है, भी दिखाई पड़ रहा है। कुछ भूमि अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, वो अलग अलग जगह से दिख रहा है। और हरियाली भी हमारा एक प्रतीक है कि हम लोग किस तरह से संपन्न हो सकते हैं, किस तरह से शांति दे सकते हैं और किस तरह से हम लोग लड़ सकते हैं, सब कुछ ये चित्र जो है ये हमारे देश भारत को भारत माता के रूप में दिखाने का दिखाया गया है, ताकि जो हमारा देश जन्मभूमि है ये माता है। इसके साथ साथ इसमें हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा और फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का चित्र भी है, उन्हें दर्शाया गया सीमा, और उसमें शेर है जो शक्ति का भी प्रतीक है। इन सब बातों को दर्शाने में मुख्य रूप से ये भारत में देश भारत को भारत माता के रूप में दिखाने का, सब में ये आभास भाव जलाने का प्रयोग किया गया है। सब में समर्पण हो, उसके प्रति आस्था हो और अपने देश को माता के रूप में हमेशा ले। बहुत सुंदर जी। इसमें भारत माता, ये जो भारत का नक्शा है इसमें मुझे खुद में भारत माता ही नजर आती है। ये भारत का जो भी बनाया हुआ चित्र है उसमें अगर भारत माता नहीं है तो भी मैं इमेजिन करके ये सोचती कि ये भारत माँ ही है। जम्मू कश्मीर का मस्तक, कन्याकुमारी उनका ये चरण, फिर बायां हाथ दाहिने हाथ को मोड़ कर रखी है, और फिर इधर पूरा पश्चिम जो है ना पूरा वो भारत माँ का एक आकृति ही नजर आता है। जो वो मुकुट है ऊपर, हाँ, बाग से मॉल बनाया भारत का कुछ। हाँ, तो इसमें एक शक्ति का नजर आता है। इसमें शेर है जो भारत माँ, जैसे कभी भी कुछ अगर कोई आ रहा है सामने से अटैक तो कैसे हमको माँ भारती का जोर नहीं है, शक्ति का प्रतीक है जी जी। इस चित्र से मातृ भावना की भूमिका है। माता यानी संपूर्ण जो देश है हमारा भारत माँ का है, मातृ भावना आती है कि हम सब एक दूसरे के भाई बहन एक ही माता की संतान है, ये भावना आती है। और सिंह तो ये शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, कमल फूल जो है राष्ट्र फूल का ये जो आ रहा है। ये ध्वज जो है कहीं तिरंगा रहता है, ट्रायंगल जो रहता है भगवा ध्वज रहता है, इसमें ये जो है तिरंगा दिखाया गया है।
कई अलग ऊपर में है, बीच में सफेद शांति का प्रतीक, नीचे में हरा रंग भी है। खासकर इस चित्र में ऐसा भी दर्शाया गया है। जी, 3 रंग ऐसा है इसमें दर्शाया गया है। भारत माता के सर के पीछे औरत है जो कि पाक है, जिनके पास पवित्र स्ट्रेंथ है, उनकी एक आभा निकलती है, वो यहाँ दर्शाया गया है। और हमारे साउथ में, भारत का जो मैप है, साउथ में ओशन है, तो वो भारत माता का पद प्रक्षालित कर रही है। तो ये तीनों ओर से क्या है, हमारी भारत माता पानी से घिरी हुई है, भारत का मैंने मैप। तो ये पेनिनसुला है और ये ऐसा ही दर्शाया गया कि भारत माँ का पैर कमल फूल के ऊपर है, उधर पानी है। बहुत सुंदर। कमल फूल नीचे ही क्यों दर्शाया गया? क्योंकि नीचे पानी समुद्र है। जी आचार्य जी। ये जो वर्तमान चित्र है, ये वर्तमान राजनीतिक स्वरूप में जो नक्शा है उसके आधार पर है। परंतु जो प्रतिदिन हम लोग प्रातः स्मरण में अखंडम भारत स्मृति का स्मरण करते हैं, उस संदर्भ में देखा जाए तो गुजरात से इधर ऊपर और इधर म्यांमार से ऊपर जितना भी ऊपर का जो छवि है वो स्पष्ट निर्धारित वो बॉर्डर नहीं है, वो अखंड भारत का पूरा स्वरूप है, जो इस चित्र में ऐसा दिखाया नहीं जा रहा है। तो अपना अखंड भारत का स्वरूप जो है वो ऊपर जो मुकुट है और इधर जो हाथ के तरफ ध्वज की तरफ का जो भाग है वो पूरा आगे है, ज़्यादा है। आपको जो तकलीफ पहुंची है वो सभी कार्यकर्ता को पहुंची होगी ये देख करके, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इसको प्रस्तुत किया गया, इसमें क्या है ये बताना। हाँ, वो नहीं है, अखंड भारत नहीं है। जो हम लोग तो अखंड भारत की कल्पना करते हैं। जो भी भारत अभी भी है वो भी दर्शाया नहीं गया, सिर्फ अंडमान निकोबार जो हमारा है वो दर्शाया नहीं गया है। जैसे बेस नहीं है कि उस ख्याल से दिया गया ऊपर पीओके चला गया वो भी दर्शाया गया इसको। वो जी। एक मतलब केवल फिलहाल ये जैसा इस दिख रहा है। दृश्य के अनुसार बता जी। बताइए, इस दृश्य के अनुसार बताइए। जो तकलीफ पहुंची उसके लिए अपॉलॉजीज मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए, लेकिन इस दृश्य के अनुसार प्लीज एक्सप्लेन। इस दृश्य में जो शेर है वो शक्ति का स्वरूप, अपना राष्ट्रीय ध्वज माता के हाथों में है और माँ का चरण नीचे, सागर उनके चरण को पखार रहा है इस स्वरूप में। कमल का फूल, चूंकि कमल दल जो है वो पानी में ही खिलता है, इसलिए इस स्वरूप को दिखाया गया है। उनके कमल के फूल पर वो अपने चरण को रखे हुए हैं। मुकुट है जो सबसे ऊपर उत्तरी दिशा में इनका जो चित्र है दिखाया हुआ मुकुट का, वो भी जगमिश्री मोर वाला स्वरूप है और बहुत ही शक्ति का एहसास करने वाला ये चित्र माँ का स्वरूप में है। क्योंकि माँ के प्रति सभी का बलिदान का एक भाव जगाता है, अपने माँ के रक्षा के लिए, अपने माँ के अस्तित्व के, अपने माँ के चरित्र की रक्षा के लिए। तो इसलिए इस चित्र से ऐसा भाव निकल के आ रहा है। सिर्फ हम ही अपने राष्ट्र को माँ के रूप में पूजते हैं, सिर्फ भारतवासी जी। बहुत सुंदर आचार्य जी। तकलीफ जो हुई उसके लिए फिर से क्षमा चाहूंगी, आपके शब्दों में भी वो तकलीफ महसूस कर रही थी। माँ शब्द से सबसे आत्मीय बल जुड़ा हुआ है। ये चित्र जो है आत्मीय बल प्रस्तुत करता है कि शक्ति हो या शौर्य हो या पालन पोषण करने की जो प्रवृत्ति हो, उस सब कुछ इस चित्र में दर्शाया गया है कि माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। हमारी भारत की जो भूमि है, जो टुकड़ा है, जो है ये माँ से कम नहीं है। अगर इसे कोई कम समझता है तो माँ का अपमान करता है। इस रूप में जो है विश्व में प्रदर्शित किया गया है। इस तस्वीर में ये भारत का मानचित्र है, लेकिन इस तरह से दिखाया गया है कि और हम पूरे विश्व में कहा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें कि भारत को हम लोग मातृभूमि और माता के रूप में पूजते हैं। तो ये केवल इससे जोग्राफिकल ये नहीं है, इसमें भारत माता को प्रस्तुत करने से कि भारत हमारी माँ है। और कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ से लेकर साउथ या ईस्ट से लेकर वेस्ट पूरे हम सब एक हैं। इस माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब भारत
भारतवासी हमारे भाई बहन हैं, पूरी एकता को दिखाता है। और जैसा कि पहले भी आप इसमें जो कमल दल है वो नीचे है, क्योंकि सागर हमारा नीचे है, भारत माँ के पाँव को पखारता हुआ और हाथ में तिरंगा लिए हुए, जिस तरह से भारत माँ तिरंगा लिए हुए हैं, तो मतलब तिरंगा एक तरह से हम लोगों के पूरे भारतवासियों के लिए एक आन है, एक शान है। और जब भी हमारा नेशनल जो भी है, जब भी गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, जब हम लोग अपने ध्वज को जब सलामी देते हैं तो सहज भाव से एकदम आंखें जो है नम हो जाती है सैल्यूट देते हुए। तो वो भाव इस दृश्य को भी देख कर लग रहा है कि ये तिरंगा जैसे भारत माँ के हाथों में है, ये हमेशा ऊंचा रहे, ये हमारा मान है और सम्मान है। हम लोग बना के रखें। विजय विश्व तिरंगा प्यारा ना। हाँ, बहुत सुंदर। क्या जी आचार्य जी? ऐसे तो कहा ही गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, लेकिन ऐसा है, इससे थोड़ा सा हटकर अगर हम आज के इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख रहे होते हैं, ये तो तिरंगे का स्वरूप है ही। चूंकि अखंड भारत की जो तस्वीर है वो अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए आज की राजनीति से ओतप्रोत अगर हम उस रूप में इसे देखें, अब ये दिखने लगा है मैडम जी और सॉरी दीदी, अब ये दिखने लगा है कश्मीर भी भगवा हो चुका है, वोमेन एम्पावरमेंट को हमारी भारत माता दिखा रही है, मेक इन इंडिया को वो शेर दिखा रहा है, और हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है उसको साफ साफ मोदी जी के रूप में हम देख सकते हैं। हमको ये राजनीति से ओतप्रोत दिखता है। केरल में जो कीचड़ वाली स्थिति है वो तो दूर हो जाएगी इस रूप में कि उनके मुंह पर ही तमाचा है कि कल या परसों के दिन मैं देख रहा था कोई ए राजा समथिंग कोई लीडर है, वो और पेरियार से जो संबंधित लोग हैं वो बता रहे थे कि भारत देश है ही नहीं, ये जितने राज्य हैं सब अलग अलग देश है। उसके दिमाग से देश की परिभाषा थी कि एक देश, एक भाषा, एक खान पान, एक रहन सहन, वही देश है। हाँ। तो वो चीज आज के डेट में तो हमारे हर स्टेट में अलग अलग है, उसको उसने बांटने का प्रयास किया था, इसलिए उसके मुंह पर तमाचा है कि हमारे केरल में भी कमल खेल रहा है, अगली बार 400। बहुत सुंदर। हर कोई अपनी दृष्टि से इस चित्र को प्रस्तुत कर रहा है, बहुत सुंदर। कहा जाता है जैसा हम चित्र देखते हैं वैसा ही हमारा चरित्र का निर्माण होता है, और प्रत्येक चित्र की एक विशेषता होती है। यहाँ भी उस विशेषता को दिखाया गया है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक, इसलिए भारत माता की इस चित्र को कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक दिखाया गया है। कन्याकुमारी चूंकि समुद्री तट पर है, और जैसी हमारी मान्यता है कि कमल का जो खिलना है वो पानी में ही होता है, तो यहाँ जल निधि जैसा कहता है माँ के चरणों को पखारती है, तो जल निधि तो उस पांव के स्वागत के लिए भी कमल है, वो भी खिलता हुआ कमल। कहा जाता है जैसा हमारा आसन होगा वैसा ही भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगा। तो खिलता हुआ कमल भारत माँ के सुंदर भाव को दर्शाता है, और शीश मुकुट जिसे कश्मीर जिसे अपने धरती का स्वर्ग भी कहा गया है, तो शीश मुकुट के रूप में हमारे देश का जो हिमालय है वह सुशोभित है। माँ के गले का हार यह दिखाता है कि हम भले कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लोग अलग अलग हैं, लेकिन सब एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, तभी वह माला का निर्माण हुआ है।
विविध रंगों से फूल विविध रंगों के हो सकते हैं, लेकिन माला में जब गूंथ जाता है तो वह एक कहलाता है, वह है माला। तो हमको भी पूरे भारतवासी को एक माला के रूप में रहना चाहिए। और माँ के आसन के रूप में यहाँ दिखाया गया है शेर। कहा जाता है कि शेर जो है अपना साम्राज्य, इसको राजा बनाने की आवश्यकता नहीं है ना, स्वयमेव मृगेंद्रता, ये अपने पराक्रम के बल से स्वयं राजा बन जाता है। तो कहा जाता है, तो वो राजा क्या है, तो हमारे बल का प्रतीक होता है। और वह बल क्या है, तो कहता है कि अगर बल हमारे सामर्थ्य से बाहर हो जाए तो वह बल भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए उस बल को आसन के रूप में जो है दिखाया गया है कि बल भी हमारे वशीभूत हो, तभी वह बल किसी को फायदा पहुंचा सकता है, नहीं तो स्वयं को भी हानि पहुंचा सकता है। और यह जो तिरंगा है, जो तिरंगा तो हमारे भारत की शान का प्रतीक है। कहा भी गया, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। तो यह सुंदर सा भाव लेकर के यह चित्र हमारे अंदर है। और हम भारतवासी भी इस माँ के आदर्शों को पालन करके एक सूत्र में बंद करके अपने तिरंगा आन बान शान तिरंगा को जो है इस जगत में सदैव इसी ऊंचाई के साथ फहराते रहेंगे। यह एक प्रेरणा भी है। दो बार वो खड़े हो सुन लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, भारत माता का जो तस्वीर है, भारत को विश्व में माता का दर्जा दिया गया और हम लोग भी माता का दर्जा देते हैं और हम सब भारत माता की संतान हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, भारत को हम माता का दर्जा देते हैं, इसीलिए विश्व इस बात को मानता है। जी। और विश्व में मात्र एक ऐसा देश है हमारा भारत, जो कि इसमें हम लोग स्त्रीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब इंग्लिश में बोलते हैं तो इंडिया जो है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ स्त्रीलिंग, क्योंकि never use the word India, even if you are speaking English। हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो हम वहाँ भारत शब्द का प्रयोग करेंगे, ताकि इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, ये हम हमारे भैया बहनों को सिखाएंगे वो भारत इस भारत, ये इससे बढ़ेगा जी। भारत इस देश का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग भारत की संतान हैं। बहुत सुंदर। और नारी शक्ति की पूजा होती है, माँ की तरह है। माँ की आंचल जो है पूरे जो जिस तरह माँ की आंचल एक बच्चे के लिए बहुत ही आनंददायक होता है और वो रक्षा जिस प्रकार से करती हैं, उसी प्रकार से भारत माता जो है हमारे लिए है और हम इसके बच्चे हैं। और उनका आंचल का जो फैलाव है पूरब से लेकर पश्चिम तक, और मुकुट और सिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और उनके नीचे जो कमल है वो इस बात को दर्शाता है कि हम सब एक हैं और ये एकजुटता, संगठन और जो शेर है वो शक्ति का प्रतीक है। और इससे ये पता चलता है कि स्त्री भी इस देश में एक शक्ति के रूप में है, जो कि इस देश को चलाती हैं। और नारी शक्ति का इस देश से आगाज हुआ है और बहुत सारे उदाहरण इस देश ने दिए हैं और विश्व के रूप में यह प्रतीक के रूप में उभरता है। साथ में जो तिरंगा जो है भारत माता के हाथ में, ये हम लोग को गौरवान्वित महसूस करता है कि हम सभी एक है, चाहे वो विभिन्न भाषी के लोग हो, विभिन्न संस्कृति के लोग हो, विभिन्न समाज के लोग हो। इसीलिए बोलते हैं कि विभिन्नता में एकता है, जो कि ये जो माता है भारत माता एकता का प्रतीक है। बहुत सुंदर। आचार्य जी थोड़ा सा और खड़े रहिए, थोड़ा सा हमको कष्ट देंगे। आंचल की बात करने वाले ये पहले आचार्य हैं। यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था सब लोग सब कुछ बोल रहे थे, पर आंचल, माँ का आंचल छूट जा रहा था, उस आंचल को इन्होंने थामा है। बहुत सुंदर। और जब ये बोल रहे थे, बोलते हुए ये गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, वो गौरव हम तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो सुंदर 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 भैया, उत्तम उत्तम भैया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये भाव अगर मेरे अंदर है तो वही रिफ्लेक्ट होगा मेरी कक्षा में, और सेम भाव हमारे भैया बहनों में रहता है। जी आचार्य। ऐसे भारत को देव भूमि कहा गया है और बोला भी गया है, नारिया है प्रकोचन को रमते तत्व देवता। भारत
में पूजा जाता है और इसी कारण से देवता भी लालायित होते हैं इस भारत भूमि में जन्म लेने के। ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है। और आज के राजनीतिक माहौल में भारत माता की जय कहने वाले भी जब डिबेट होता है तो कहने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो उन्हें भी एक जो है से प्रेरणा देने के लिए इस चित्र से सीख लेनी होगी कि हम भारत भूमि में रहने वाले हैं, देवपुत्र हैं और भारत माता के संतान हैं। जैसे एक गीत था, मानो तो तुम्हें गंगा माहूं, न मानो तो बहता पानी। हम लोग गाते हैं ना इसको? तो गाते हैं, चलिए थोड़ा गाते हैं इसको। थोड़ा सा हेल्प कीजिए हम लोग सभी को। सब हम लोग सिंगर नहीं हैं, आपका सहयोग चाहिए। ये गाएंगे, हम लोग उनको फॉलो करेंगे जी। मानो तो पूरा जीवन जो है से इसी भारत माता के गोद में बीतता है। मरने जन्म लेने से लेकर जितना भी चीज है, जितने भी फल फूल खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उसी के गर्भ से हम ले रहे हैं। अंत भी हमारी होती है तो इसी मिट्टी में मिल जाना है, भारत माता की मिट्टी में ही मिल जाना है। तो एक सीख हमें देनी होगी कि माँ सबसे बढ़कर के माँ है, जो जन्म दी है माँ उससे भी बढ़कर के माँ ये हमारी माँ है। बहुत सुंदर। और हम लोग सबको इन्होंने गीत से भी जोड़ा है ना। थोड़ा सा आपको कष्ट देंगे, थोड़ा सा खड़े रहेंगे, हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। सुंदर 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 भैया, उत्तम भैया। तो माँ भारती का ये चित्र जैसा हम मानते हैं, पूछते हैं, वैसा नहीं है। इसके बाद भी हमने बहुत सुंदर से अपने शब्दों में अपने विचार को प्रस्तुत किया। किन्हीं का लगा कि छूट गया है, आपको बोलना है तो बोल सकते हैं जी। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। उसी तरह से इस चित्र से संक्षिप्त में हमें लगता है कि सत्ता, शक्ति, संपन्नता, स्वतंत्रता, शालीनता और समानता का भाव प्रदर्शित हो रहा है। बहुत सुंदर। मेरा भी तो लाइन छूट गया था जो कि गीत का था, लेकिन थोड़ा वो जो लाइन है मैं इसी विद्या मंदिर से ही सीखा हूँ। ये पंक्तियाँ हम लोग दोहराते थे जब बचपन में। गुरु छात्र हैं यहाँ के? जी, गुरु छात्र रह चुका हूँ। उस समय हम लोग जो है गीत में गाते थे, भारत मारो देश पीत रोवेश की जन जन भारती, बोलो जय जयकार, उतारो आरती, उतारो आरती। बहुत सुंदर। आप जो शब्द बोले थे एक बार बोलिएगा, हम लोग दोहराएंगे आपके साथ। पहला शब्द क्या था? सत्ता, शक्ति, संपन्नता, स्वतंत्रता, शालीनता और समानता। अब इनको पढ़ ये बैठे बैठे सोचे कि मौलिक अधिकार से जोड़ करके जी, मौलिक अधिकार से जोड़कर 6 शब्द इन्होंने सकारात्मक शब्द प्रस्तुत किए जो इस चित्र को दर्शाता है। सुंदर 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 भैया, उत्तम भैया, भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ भारती रत्नाकरा धौत कला हिमालय
इसीलिए इस चित्र को दर्शाया ताकि देश के किसी भी कोने में चले जाओ प्रशिक्षण के लिए, माँ भारती को इस प्रशिक्षण से कनेक्ट कर सकती है। हमारे यहाँ भी हर तरह के बच्चे आएंगे, उनके अंदर कौन सा भाव जगाना है आपको? राष्ट्रीयता का माँ भारती, क्योंकि वही भाव मेरे अंदर है, तो भूलना नहीं है इस चीज को। पढ़ाते पढ़ाते कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, ये भाव उसमें छिपा होगा तो सारा काम हमारा आसान हो जाएगा। एक बच्चा जो स्वयं को माँ भारती की संतान मानता हो वो इजीली हमारी बात को समझेगा। Now again I'm talking about learning outcomes, expected learning outcome जो मेरा इस ट्रेनिंग सेशन से है, to promote experiential learning and active learning which expresses real world learning and moves the learning away from the rote learning. rote learning का एग्जैक्ट शब्द राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है हिंदी में? उसको रटंत जो सीखना होता है, रटंत विद्या। ये रटंत शब्द यूज हुआ उसमें? हाँ, रटंत किया हुआ है। हाँ, तो इसको हटाकर रोट लर्निंग को हटाकर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें अपनी कक्षा में, ये मेरा आउटकम है। Assist and orient teachers on importance of experiential learning and make them realize that it can be implemented with existing resources. कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम उसमें ही कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग आप दे दूसरे को जो यहाँ आज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ खुद इम्प्लीमेंट नहीं करना, सभी के साथ इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ये भी मेरी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है इस ट्रेनिंग में। Acquire teachers with a theory and pedagogy. आप ही में से एक सवाल आया था ना, pedagogy कितना इम्पोर्टेंट है? Through application of Kolb's experiential learning cycle, इसको हम लोग सीखेंगे, Kolb's experiential learning cycle को सीखने वाले हैं। इसके माध्यम से हम बच्चों की मनोस्थिति को समझेंगे, उनकी साइकोलॉजी को, जिसको पेडागॉजी कहते हैं, इसको समझेंगे। Help teachers to develop the competencies and skills. अभी के समय में बेरोजगारी बहुत अधिक है, क्योंकि डिग्री तो मिली है उनको, पर वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए हर जगह फेलियर मिलता है और कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उनके अंदर की कॉम्पिटेंसी और स्किल को डेवलप करने में मदद करना सबको। Use the tools and techniques of experiential learning and develop teaching guidelines. Experiential learning के tools and techniques को यूज करना और टीचिंग गाइडलाइंस का प्रयोग। टीचिंग गाइडलाइंस हमारा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पकड़कर ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काम करेंगे। Explore methods of including experiential learning in schools and classrooms and to relate EL means experiential learning to future. मतलब वर्तमान में तो प्रयोग करेंगे ही, भविष्य की भी चिंता करनी है। मैंने पहले ही बताया, क्योंकि हम आचार्य हैं, हमारी ड्यूटी 24/7 है। एक भैया जो भी क्लास 7 में है वो नेक्स्ट ईयर किस में जाएंगे? 8 में जाके कैसा बिहेव करेंगे, इसकी भी चिंता मुझे कर लेनी है। मैंने फिजिक्स क्लास 7 में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया, लेकिन 8 में जाकर के वो रट्टाफिकेशन ना हो जाए, वो वहाँ भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा फिर भी, इसकी भी चिंता करनी है मुझे। तो ये सिर्फ मेरे से नहीं होगा, हमको कैसे काम करना होगा? एज अ टीम, एक टीम की तरह काम करेंगे जी। एक्सपीरियंस इज लाइफ्स ग्रेटेस्ट टीचर। हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? तो एक्सपीरियंस। साक्षात उदाहरण हमने देखा यहाँ पे केस स्टडीज को बताते समय, जितने वरिष्ठ आचार्य थे उन्होंने उस केस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। तो ये लर्निंग एक दिन में नहीं हो सकती है। मुझे याद है अपने जीवन का पहला ट्रेनिंग मैंने 2008 में लिया था, वर्कशॉप में जो ट्रेनिंग होती है, वहाँ हम लोग एक ही कैंपस में 7 दिन रहना है, ऐसा वाला ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं किया था वर्कशॉप की तरह। 2008 की पहली ट्रेनिंग, और वो ट्रेनर आए थे, उनका जो प्रभाव हमने देखा था, उनसे हम लोगों ने सवाल किया कि ऐसी ट्रेनिंग हम लोग कैसे दे सकते हैं। उन्होंने एक जवाब दिया था, सिंपल, I have traveled 30 years and then I am over here. You first give your 30 years, definitely you will come over here. 30 साल में मैंने एज अ ट्रेनर काम किया
किया है पहले वो कर लो, ऑटोमेटिकली हमारे जैसे हो जाओ। एक्सपीरियंस से बड़ा टीचर कोई नहीं है, और जो एक्सपीरियंस टीचर हमारे पास है दे आर एसेट्स। उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे उनसे सीख सकते हैं, ये भावना अपने अंदर लानी होगी। बढ़कर हो सकता है वो ना सिखाएं, लेकिन बढ़कर हम इतने सीखें कि उनके दिमाग में ये सेट हो जाएगी। ये फिर आकर के मेरे से पूछेगा, इससे पहले मुझे तैयारी कर लेनी है, इसकी हेल्प करनी है। ठीक, एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट टीचर। जी, पॉसिबल है तो आपका, अगर आप पुराने शीट को लेकर बैठे, मीन्स रफ कॉपी है आपके पास या ब्लैंक शीट्स है आपके पास, तो प्लीज प्रोवाइड कीजिए। एक शीट को ऐसे फोल्ड कीजिएगा, एक प्लेन शीट है तो मुझे दीजिए। ये दो है, दोनों को प्रयोग में नहीं करना है। एक शीट को ऐसे फोल्ड करेंगे और टेंट की तरह बनाएंगे। ऐसे एक तरफ स्माइली बनाना है, एक तरफ सैड फेस, एक तरफ मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक तरफ रोता हुआ चेहरा। मुस्कुराते हुए चेहरे में गुड एक्सपीरियंस, जीवन में कुछ अच्छा हुआ है वो देखेंगे, और रोता हुआ चेहरा जिधर है कोई ऐसा घटना जिसने आपको दुख पहुंचाई वो देखेंगे। दोनों से लर्निंग क्या किया आपने, ये सोच कर रखें। आपको अगर घटना नहीं लिखनी है तो मत लिखिए, स्माइली फेस और सैड फेस बना के दिमाग में चिंतन करके रखिए। एक ऐसी घटना जिसने आपको बहुत खुश किया जीवन में, मतलब बचपन से जब से होश संभाला तब से लेकर अभी तक, और एक ऐसी घटना जिसने बहुत रुलाया है, और दोनों से आपने क्या सीखा, लर्निंग क्या है। पर मुझे इस पर आपका सैड फेस और स्माइली फेस दोनों चाहिए। समझ गए क्या करना है? ऐसे टेंट बना लीजिए, एक तरफ मुस्कुराता हुआ चेहरा स्माइली और एक तरफ सैड रोता हुआ। आप चाहें तो अपनी घटना को यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो मत लिखिए, सिर्फ शेयर कीजिए। क्या करना है समझ गए सभी लोग? कंफ्यूजन है? समझ गए? दीदी जी जी, आगे पर बोलिए। पेपर ऐसे फोल्ड करके टेंट बन गया ना? तो भरिए। ये पेपर है ना, इसका तो मोड़िए। बचपन में हम लोग टेंट बनाते थे पेपर में, ये तो टेंट बन गया है। एक तरफ मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए, एक तरफ रोता हुआ। मुस्कुराने में ऐसे स्माइल बनता है और रोने में उसको उल्टा करना पड़ता है। ठीक, बचपन से जब से होश संभाला तब से लेकर अभी तक मेरे जीवन में एक ऐसी घटना जिसने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, वो जहाँ स्माइली है वहां बनाना है, वो लिखना है। नहीं भी लिख सकते, सोच कर रखना है। और बचपन से लेकर अभी तक कोई एक ऐसी घटना जिसने मुझे बहुत रुलाया, हो सकता है पिताजी से मार खाया हूँ, या मेरी गलती नहीं थी, मेरे भाई बहनों ने मुझे फंसा दिया, वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में है, या फिर कुछ और। साइकिल किसी का बिना बताए लेकर के भाग गया था, चलाते हुए पिटाई पड़ी थी, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। या अभी का कोई न्यूली ज्वाइंट आचार्य थे, मैं आपको समझाना चाह रहा था, अच्छे के लिए बोल रहा था, पलट के जवाब दे दिया, कुछ भी हो सकता है। तो बुरा और अच्छा दोनों एक्सपीरियंस और दोनों से लर्निंग, क्या सीखा मैंने। साइकिल किसी की नहीं चुरानी चाहिए, बोल कर लेके जाऊंगा, या बिना कोई अगर पूछ नहीं रहा तो जबरदस्ती पढ़ के उसको नहीं बताऊंगा। कुछ तो लर्निंग होगी ना उससे। आप लिख भी सकते हैं, सोच कर भी कर सकते हैं, इतना कीजिए। इंसिडेंट ऐसा रखिएगा जो शेयर किया जा सके। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ का सीक्रेट है तो उसको सीक्रेट ही रहने दीजिए। ऐसा इंसिडेंट लिखिएगा जो हम लोग शेयर कर सकते हैं।
कक्षा में जब स्माइली बनवाते थे, जब हम आचार्य थे, तो भैया बहन मेरी ही चूड़ी मांग लिया करते थे और मेरी चूड़ी पूरी क्लास में घूमते रहते। कभी कभी बॉटल का कैप खोलने के चक्कर में पूरा ग्लास पानी पानी हो जाता था। तो उससे मैंने सीखा कि ऐसे एक्टिविटी कराने के लिए पहले प्रोवाइड कर दो तो ठीक है। जिनका बन गया वो दिमाग में आ गया वो कंसेप्ट वो बाहर आ सकते हैं। आपको अपने जगह को छोड़कर बाहर निकलकर अपने एक्सपीरियंस को दूसरे के साथ शेयर करना है और जिनके साथ शेयर करेंगे मैं आपका एक्सपीरियंस उनसे पूछूंगी कि आपने कैसा शेयर किया। अगर वो नहीं बता पा रहे हैं ठीक से, इसका मतलब हमने अपनी बातों को उन तक सही से नहीं रखा उनके पास। अपने एक्सपीरियंस को हमको नहीं बताना है, मेरे एक्सपीरियंस को वो व्यक्ति बताएगा जिससे मैंने शेयर किया। अब तो हो गया ना चलिए, प्लीज बाहर आइए। नहीं लिखने से चलेगा, बोले हैं बाहर आ जाइए, उनको मदद कीजिए बाहर आने में। मदद कीजिए और पकड़ना नहीं है, मदद कीजिए तो उनको उठना था, उनको आप कैसे बोलते हैं उठिए। किसी को चुनिए जिनसे आपको शेयर करना है अपनी बात। हाँ वो लेके जाइए, अपना पिक्चर लेके जाइए। दुबे जी का कंप्लीट नहीं होगा तो नहीं ध्यान देंगे आपकी बात पे। इतना आप भी अपना स्माइली और साइड फेस लेके जाइए उनके पास। आप अपने एक्सपीरियंस इनको बताएंगे, ये अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। पहले वो बताने वाला काम करिए। अपनी लाइफ से रिलेटेड स्कूल लाइफ के बताएं, मतलब एक साइड का और दो ही छोटे क्लास में थे, क्लास से बैठे हुए थे और जो हमारे आचार्य जी थे थोड़ी देर के लिए बाहर गए, थोड़ी देर के लिए बाहर गए। बदमाश बच्चा था, गाना शुरू कर दिया, तुरंत आवाज सुने तुरंत आ गई। और किसने गाया, कौन गाया, सब कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देखा। झगड़ा करेगा तो बोलते सर आगे नहीं इसीलिए बाहर गए कि हमको पता चला कि वो अब सच्चाई को बोला नहीं सकता है, झूठ का सच नहीं बोला ठीक है, पता कैसे होगा। Gracias.
वाला चेहरा है कि रोते रोते कान खत्म हो गया।
शेयर हो गया तो इमोशनल इंसिडेंट ऐसे ही होता है ना, जब अच्छी बातें याद आती हैं तो हम मुस्कुरा उठते हैं, तकलीफ वाली बात याद आती है हम इस लाइफ का भी है, इस लाइफ में हो गया डिस्कशन सभी का, सबने अपनी बात रख दी किसी के पास। अब मैं देख रही थी, मेरा इंस्ट्रक्शन था कि अपने जगह को छोड़कर आपको जाकर के डिस्कस करना है। कुछ लोग हम में से इतने आलसी थे, पड़ोसी से इतना प्रेम था, जगह छोड़कर आकर भी पड़ोसी से ही बात कर रहे थे, दूसरे किसी को दोस्त नहीं बनाया। लेकिन मैक्सिमम लोग अपनी जगह छोड़कर आकर के कहीं और से डिस्कस किए, ये अच्छी बात। तो पहला इंसिडेंट जिन्होंने डिस्कस किया, पहले उन लोगों को बुलाएंगे। अच्छा, सबसे पहला ग्रुप जिन्होंने आपस में अपने विचारों को रखा, गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस, वो ड्राइंग लेकर गए हैं। हम सभी आर्टिस्ट हैं, हम सभी ने स्माइलर बनाए हैं, कैसे बनाए हैं ये हम देखेंगे। एक दूसरे को स्माइली दिखाया ना आप लोगों ने, फेसेस दिखाए, इन्होंने क्या बताया वो आप बताएंगे, आपने इनको क्या बताया वो ये बताएंगे, और लर्निंग भी बताएंगे, दोनों एक्सपीरियंस। आपकी घटना को कौन बताने वाला है यहाँ पे, ये, और इनकी घटना को कौन बताने वाला है, मैं बताऊं जी। इन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय क्लास खाली था, एक बच्चा गाया मन डोले रे मेरा तन डोले, और आचार्य जी आ रहे थे, टीचर आ रहे थे, आए पूछे कि कौन गाया, तो बच्चे यूनाइट हो जाते, बोलते नहीं। इनसे पूछे सबसे पहले कौन गाया, इन्होंने कह दिया कि मुझे नहीं पता, एक थप्पड़ लगाया, कहा कि हम बाहर थे, मैंने इसकी आवाज पहचान ली, और तुम बगल में बैठा था, तुमको पता नहीं चला। तो इन्होंने बताया कि मुझे लगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ये खुशी के लिए इन्होंने अपनी कोई घटना नहीं बताई। इन्होंने बताया कि जब कोई पुरस्कृत होता है, जब किसी को कोई प्राइज मिलता है तो वो खुश होता है, तो ऐसी घटना मेरे साथ नहीं हुई है। मतलब आपके लिए सबसे बड़ी खुशी का समय वो होगा जब आप पुरस्कृत होंगे, और वो अभी तक आया नहीं। छोटे कुछ मेमोरेबल टाइप का याद नहीं, तो इसमें तो जब इंसिडेंट ही नहीं, लर्निंग भी नहीं होता। रनिंग मतलब कुछ अच्छा काम करे तो उसके लिए मिले करें। उन्होंने आपके इंसिडेंट को सही से रखा या कुछ छोड़ दिया? अब आप उनके इंसिडेंट को बताइए। ये भी अपना एक्सपीरियंस, मतलब छोटे अवस्था का क्लास 1 में, उस समय तो नर्सरी के लिए अपने लाइफ में 1 में इनका एडमिशन करने के लिए इनके पिताजी स्लेट, पत्थर वाली स्लेट लेकर के विद्यालय गए, और जाकर के वहाँ जो आचार्य थे उनको सपोर्ट की कि आप इनको संभालिए। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, अब आप जाइए, अब हाथ संभाल लिए, तब मेरी जिम्मा है। तो बस बातचीत करने लगे।
पानी स्लेट वगैरह छोड़ के चले गए। उनका आना जाना था, इनके घर के पास से ही आना जाना था। अब जब भी वो पार हो, छिप जाए घर के किसी कोने में, या जहाँ छिपने की जगह हो मिल जाए। एक आध दिन के बाद वो अचानक गुजर रहे थे, इनके पिताजी सामने मिले कि क्या हो गया सर आपको? बोले कि आप ही का ये सुपुत्र ये काम कर दिए। तो उसके बाद फिर इनको डांट फटकार मिला। तो बोलते हैं कि वो जो घटना छोटे उम्र में ही सर को हम ऐसा मार दिए थे, वो दुख आज तक हमको है, और जब याद आते हैं तो दुखी होते हैं। नहीं तो शब्द भी गलत प्रयोग किया ना आचार्य ने, तो पिताजी बोलना चाहिए था ये इसीलिए तो। लेकिन जो भी हो, वो तो छोटे में पहले जनरली जब हम लोग छोटे थे तब ऐसे ही जनरल लोग पूछते थे, उतना ये भी नहीं, उसी सेंस से पूछे होंगे। खैर जो भी हो, वो तो इनको आगे तक है। उसके बाद लर्निंग की होगी, उन्होंने कभी भी किसी आचार्य के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने खुशी की बात बताई कि जब इनका सिलेक्शन रांची दूरदर्शन के लिए हुआ था कि आपको गाना रिकॉर्डिंग पे बुलाए थे, तो बुलाए थे तो लोग जाते हैं तो शायद कई बार उनको करना, कई प्रयास के बाद रिकॉर्डिंग उनका किया जाता है। लेकिन इनको जब मौका मिला तो एक ही बार में सारा रिकॉर्डिंग हो गया। तो वो बोले कि मेरे 30 साल का ये म्यूजिक एक्सपीरियंस में ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो कि एक बार में सारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दे। तो उनसे इनको काफी खुशी। लर्निंग क्या बताया उन्होंने, इससे क्या सीखे हो? लर्निंग बताया था आपको इस इंसिडेंट से? नहीं बताइए। अभी बता दीजिए ऐसे इससे क्या हाँ, सीखे? उसमें कुछ बात की गई। एक तो ये कि पहले वाली कि पहले जो कक्षाएं होती थी तो ये प्राइवेट निजीकरण नहीं था, निजी विद्यालय नहीं थे, सरकारी विद्यालय से हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। मैक्सिमम मुझे लगता है कि जो के पढ़ाव में वो सभी लोग, तो उस समय जो टीचर हुआ करते थे, जो शिक्षक होते थे, वो कोठा मगही और क्षेत्रीय भाषा में बातचीत करते रहते थे। मुझे गुस्सा आया था उन पर इस बात का कि हम बचपन से हमें सिखाया गया, आज भी मेरे माता पिताजी हैं, माता जी को माँ और पिताजी को बाबूजी बोलता हूँ। और उन्होंने जिस तरह से पूछा कि बाप के का नाम हो, तो इसी बात से गुस्सा आया। और ये वो स्लेट का पत्थर वाला ऐसे पकड़े थे, एक हाथ माया हाथ वो पकड़े थे, चेयर में बैठे। तो रिजल्ट का पता नहीं, मारे ऐसे खड़ा, माथा फटा, जो चोट लगी उसमें हाथ छोड़ दिए। हम स्लेट फेंके और 1/2 किलोमीटर पर मेरा घर था। दौड़ के घर में गए और गांव का घर अन्न रखने के लिए कोठी हुआ करता था, उस कोठी के पीछे थोड़ा सा जगह था, जाके वहीं छुप गए, पूरा दिन वहीं रहे। देखे नहीं क्या हुआ, 8 टांका लगा था कहीं। ये मेरा स्कूल का फर्स्ट है। लेकिन बाद में वो प्रधानाचार्य थे, मेरे गांव से 1 किलोमीटर का जो बाजार है वहीं के थे वो। जब दूरदर्शन का कार्यक्रम हुआ था तो उस समय दूरदर्शन ही था, इतना ये चैनल नहीं था। तो उसमें एक दिन उन्होंने मेरा कार्यक्रम देखा और हम गांव आए हुए थे, रांची रहते थे उस समय, ये भी शामिल हुए। आए तो बाजार गए थे, देखे कि अपने चेयर में बैठे हैं, वो रिटायर कर गए। जाकर दोनों पैर छूकर मैंने प्रणाम किया और ऐसे गले लग गए। चश्मा पहने हुए बूढ़े हो गए थे, पूछे कौन है आप? तो हम बोले कि हम गुरु जी जितेंद्र, पिताजी का नाम मैंने बताया। खड़े हो गए, कुर्सी से पकड़ के रोने लगे। वो बहुत भावुक क्षण था। आज भी जब मैं वो घटना याद करता हूँ मुझे बहुत अफसोस होता है कि, और इसकी प्रतिक्रिया गुरु जी ने कुछ भी नहीं की मेरे का। कभी क्लास में ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ मारे, कभी। यही वो कारण है कि आज तक आपको वो ज्ञान नहीं मिल है। हाँ। और अगर वो रिएक्ट कर दिए होते तो फिर आपको लगता है ठीक ये इसी लायक है। तो यहाँ से एक सीख हम आचार्य को लेनी चाहिए कि
और दूसरी घटना में जो खुशी का पल था मेरा, वो तो प्रायः जब रिकॉर्डिंग होता है टीवी में तो रीटेक इंजीनियर से रीटेक करते। आज चर्चा होती है इस संदर्भ में, मैं सिर्फ का व्हाइट कुर्ता पहन कर गया था और इंजीनियर 2 घंटा परेशान हो गया, विजुअल आया नहीं। 4-5 इंजीनियर लगे रहते तो परेशान हो गया। फिर एक ने आकर कहा कि क्या कलर कुर्ता है आपके पास? मैंने कहा हाँ। तो डिक्की में 2-3 कुर्ता लेकर गए थे, रेड कलर का, डीप रेड था। तो निकाले, चेंज किया, फिर जैसे बैठे वहाँ तो विजुअल बहुत अच्छा है। तो रिकॉर्डिंग हुई, गजल की रिकॉर्डिंग थी हमारी वहाँ, पहली रिकॉर्डिंग। डायरेक्टर थे वहाँ बीके कोई। तो रिकॉर्डिंग होने के बाद वो सब पार्ट शीशे का रखा, वो हर जगह। मैं जहाँ बैठा हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, वहाँ से जो इंजीनियर है जो रिकॉर्ड कर रहा है वो शीशे के अंदर है। आपको बाहर से म्यूजिक सुनाई नहीं हाँ, देता? अलग अलग, हाँ, कुछ सुनाई नहीं देता, अलग अलग रहता है। रिकॉर्डिंग जहाँ होती है उसके सामने में तिरछे ऐसे बड़ा सा टीवी लगा रहता है, वो स्टेज वालों के लिए कि वो अपना देखे कि उसका एक्सप्रेशन कैसा, उसके चेहरे का हाव भाव कैसा है। सब कुछ हो गया, खुशी तो हुई। विशेष खुशी हुई कि जो डायरेक्टर थे बीके कोई, वो आए और आकर बोले कि मैं इस कैंडिडेट से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 35 साल के बाद ऐसी आवाज़ मेरे कानों में गई है। तो इससे पहले कानपुर में मैं था तो वहाँ एक आर्टिस्ट आया था, ऐसा उन्होंने बोला? हाँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का क्षण। तो यहाँ पे लर्निंग क्या था, आपने क्या सीखा? लर्निंग ये था कि मेरा निरंतर अभ्यास करना, आप अच्छा इसलिए कर पाए निरंतर अभ्यास करना। स्टडी के टाइम में मैंने सूर्यास्त मैंने नहीं देखा है, सूर्यास्त मैंने नहीं देखा कि विद्यालय से 4 बजे आना, 10 से 4 चलता था, 4 बजे आना और कपड़ा चेंज किए, खाना खाया और हारमोनियम लेकर बैठ गए। तो वो शाम का समय 6 बजे तक सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त मैंने नहीं देखा। और एक और लर्निंग थी कि कुर्ता का कलर जो है वो बिल्कुल, हाँ। तो बीच में तो बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किया, अभी मैं पहनता हूँ। हाँ, बहुत सुंदर। तो आपने इनके शब्दों को जैसा ये चाहते थे वैसा प्रस्तुत किया, पर आपके बताए हुए बात में कहीं कमी रही, इसलिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ा। दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ द क्लास। ये बताएंगे, ये जो अभी बताया ये तो बाद में छुपा लेते हैं, ये भी दिक्कत है। फिर यहाँ दिक्कत है, ये सेम सिचुएशन नहीं, ये सेम सिचुएशन कक्षा में भी होगी भैया बहनों के साथ। उसी का एक जवाब मैंने ये कहा था कि डायरेक्टर ने मुझे अप्रिशिएट किया, आकर के ठोका, ये बात उन्होंने कही मुझसे, जिसकी खुशी थी वो सबसे बड़ी मेरी खुशी थी। बहुत सुंदर इन्होंने दोनों ने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया अपने एक्सपीरियंस का। आपको लगेगा कि मैंने जो बोला इनको सेम वैसा एक्सप्रेस नहीं किए हैं, तभी आप खुद से बोलिएगा। यही कंपटीशन है, इनको उनकी बात रखनी है, उनको इनकी बात रखनी है। जहाँ अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तब हम बोलेंगे, लेकिन आप तो आधा बात बताए कि गलती नहीं है। बहुत सुंदर। अब कौन आना चाहेंगे यहाँ पर? सभी का एक्सपीरियंस हम लोग नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, इसलिए जल्दी आइए और 2 एक्सपीरियंस हम लोग ले सकते हैं। कम शब्दों में अपनी बात करो। दोनों ऐसे घूम जाइए ताकि सबको दिखाए। अपना दोनों अनुभव है इनको अध्ययन काल से ही था कि कहीं हम जो सीखे हैं वो सिखाने का मौका मिले। तो किसी संस्थान में अपना योगदान दी, उसी समय लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के मतलब इनके माता पिता इनकी शादी कहीं सेट की, संजोग से जो इनकी रुचि थी वो इनके ससुराल वालों की रुचि नहीं थी, जिसके कारण इनका जो संबंध था वो टूट गया। तो
तो टूटने के बाद बहुत तरह का भाव होता है कि मैं जो करना चाहती हूँ अगला इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाह रहे। तो इनके जीवन में थोड़ा सा दुख तो हुआ, और उस दुख में एक महादुख ये भी हुआ कि इनका शायद पैर किसी कारणवश फ्रैक्चर हो गया। तो कहीं और एक जगह इंटरव्यू में इनको जाना था, वहाँ गई तो उनको उस समय हेल्पर की जरूरत थी, तो जाते थे तो संजोग से लगा कि नहीं ये स्थिति में है, कैसे इनका सिलेक्शन करें, बहुत तरह की। तो ऐसा जद्दोजहद एक दो बार जब हुआ तो इनकी जो जिद थी हमको कहीं कुछ करना है करना, तो उस जिद के कारण ये किया कि अपने हाथ से ही अपना जो ये प्लास्टर था वो काट दी। उसके बाद छत्तीसगढ़ गए तो वहाँ इनको किसी कंपनी में जॉब मिल भी गया, इंटरव्यू फेस की, सिलेक्शन हो गया, कुछ दिन काम की। तो वहाँ भी लगता है जॉब से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाए, तो फिर इनका केंद्रीय विद्यालय में कहीं सिलेक्शन हुआ तो वहाँ कुछ दिन काम की, लेकिन संजोग से वहाँ भी मैंने इनके साथ कुछ अनहोनी हो गया, जिसके कारण जो है वहाँ भी जॉब छोड़ दी। फिर कोरोना काल में ये परेशानी रही। कोरोना काल के बाद जो है फिर इस विद्यालय में इनका सिलेक्शन हुआ, तब से ही अपनी जो है खुशी की अनुभूति ये कर रही है कि नहीं चलो हम जो चाहते थे, जिस मनोनुकूल हम कुछ देना चाहते थे वो वातावरण हमको मिल गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन से। तो लगा कि नहीं जो इनका जुनून था, इनका जो सपना था, आज किसी रूप से एक प्लेटफॉर्म मिल गया जो फुलफिल कर पाए। लर्निंग क्या होता है मैंने शिक्षा ये इनको मिली कि अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, है ना। और ये मैंने हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, जीवन से अगर हार जाओगे तो जीवन को सीख। प्लास्टर काटने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? प्लास्टर काटने के बाद मैं बस का ट्रेवल करके गई, और बस का ट्रेवल करके मैं छत्तीसगढ़ में जसपुर में जाके इंटरव्यू दी। वहाँ 45 मिनट तक मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, किसी कारण उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाई वहाँ। फिर वहाँ से वापस आई, हार मान गई कि मैं नहीं जाऊँगी। नहीं इंसिडेंट मत बताइए, प्लास्टर काटने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं हुई, तो तकलीफ दर्द था, और वो जो जुड़ा था बोन वो सही से जुड़ा? हाँ जुड़े बाद में फिर थोड़ा टाइम लग गया, टाइम लगा। हाँ, आई सजेस्ट ऐसी हरकत कोई ना करे। ये सही, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। उतना मतलब बर्दाश्त करने लायक था, उतना भी ये इंजीनियरिंग अपने शरीर के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है किसी भी तरीके से। अब आपको अपनी बात बोलने का समय नहीं देनी, इनकी बात आप बताइए। इनका बात ये है कि इनके दो बच्चे, एक बड़े बेटे और एक बेटी। इनका स्थिति ऐसा था कि मतलब ये अपने समय में बहुत इनका भरण पोषण में बहुत दिक्कत होता था, जिसके कारण इनका ये निःशुल्क शिक्षा देते थे बच्चों को। शिक्षा दान में इनको बहुत कुछ उस समय मिल जाता कि शिक्षा के बदले कुछ दान में अपना यथासंभव कुछ भोजन वगैरह जैसे सब्जी वगैरह कुछ दे देते थे। तो निःशुल्क शिक्षा जब देते थे बहुत सारे बच्चों को, तो कोई एक है अधिकारी जो उनका शिक्षा जो निःशुल्क शिक्षा देते जो उनको क्वालिटी दिखा, जो गुणवत्ता दिखा, तो उन्होंने ये सोचा कि आपके अंदर कितनी टैलेंट, इतनी गुणवत्ता है, तो क्यों ना इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो इनको उनकी गुणवत्ता को देख करके इनका इस विद्या भर्ती में वहाँ इनका प्लेसमेंट हुआ। हाँ, और फिर इन्होंने अपनी शिक्षा का बहुत विस्तार किया, जिसके कारण इनका काफ़ी स्थिति पहले से काफ़ी सुधार हुआ। और पहले जितना स्थिति थी, तकलीफ था, वो यहाँ गुणवत्ता को देते थे। उन्होंने फिर लर्निंग क्या बताई आपको? लर्निंग, हाँ लर्निंग इसमें ये इनका ये था कि जो शिक्षा का जो गुण होता है वो कभी छूटता नहीं, जो क्वालिटी है वो छूटता नहीं, वो एक न एक दिन आपका सही जगह पर अच्छा, सही विद्या आपने प्राप्त की है तो आपके जो गुण है वो छिपके नहीं रहेंगे, वो दिखाई देंगे। दिखाई देंगे। आपकी बात को उन्होंने सही से रखा है? आपको लगता है कि आपने जो बताया
जो है मैं जो कहना चाह रही थी अच्छी तरह से बात कर ली थी। और कौन आएंगे हम जल्दी से आ जाइए प्लीज। नहीं आप दोनों की बात मैं नहीं सुनूंगी क्योंकि आप दोनों पास ही बैठे हुए। आचार्य जी आपका आपने किनको बताया था? इनको बताया था ना? प्लीज आप जगह छोड़ना था ये कंडीशन थी, लेकिन जगह छोड़ के दूसरे के पास जाना, इसलिए दीदी जी आप दोनों का भी मैं नहीं सुनूंगी, बाद में सुनूंगी। समय है ये पोस्ट ग्रेजुएट करके घर में पारिवारिक सलाह हुआ कि 3 भाई तो नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी करते हैं, तो तू ऐसा करो कि तू दूसरा काम करो कि घर परिवार माता पिता भी देख लेना और कुछ पैसा भी मिल जाना। क्योंकि अग्रज भाई जी बोले कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम सुने, तू ध्यान से सुन। ये बेचारे कान लगा कर सुन रहे कि अब क्या भैया बोलेंगे, थोड़ा सुना जाए। तो ये वो सुने, इनका भाई कह रहे हैं कि तू नौकरी मत करो, तू टेक्नीशियन बनो। तो ये बोले कौन चीज़ का? तो रेडियो इस समय बहुत चला हुआ है, अब बहुत गांव घर में बिगड़ रहा है, तू रेडियो का मिस्त्री बनो। रेडियो का मिस्त्री टेक्नीशियन बन जाओ और इसमें ये हुनर हो जाएगा। लेकिन उनके अंदर की जो जिज्ञासा थी, ये बहुत माने रो रही थी, अंदर अंदर ये रो रहे थे, इनकी आत्मा ये कांप रहे थे। वहाँ खड़ा हो रहा था कि और क्या भाई हमको, भाई तो जलालपुर करके आ गया, हमारा जिंदगी बर्बादे है। तो वो पूछे कि रोने की स्थिति में आ गए, टप आंसू भी गिराने लगे। तो भैया बोले कि क्यों, ये सीखने का मन नहीं है? तो बोले कि बिल्कुल नहीं, हमको जान मार दीजिए लेकिन हम रेडियो का मिस्त्री नहीं बनेंगे। तो क्या बनेगा? तो हम टीचर बनेंगे। तो टीचर में क्या करना पड़ता हो? तो टीचर में तो पहले बीएड करना पड़ता है। तो बीएड करोगे? हाँ जी बीएड करेंगे, हमको बहुत मन है। तो ये कहाँ से करोगे? तो ये बता दिए कि हम उत्तर प्रदेश से करेंगे, ये यूनिवर्सिटी है, हम दाखिला के फॉर्म में भर दिए हैं, हमको यही करने का मन है। तो उस समय बोले कि ठीक है, विवश होकर के बोले कि नहीं, इनकी क्यूरियोसिटी जो है टीचिंग लाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ठीक है एडमिशन जाओ। फिर गए, एडमिशन ले ली, नामांकन हो गया, क्लास भी शुरू हो गया, परीक्षा भी हो गई। परीक्षा में उस कॉलेज में सबसे टॉप आकर के दिखाए, भैया अरे तू हमारा तो बहुत सुंदर समाचार है, क्या हो जितेंद्र? तो हम तो उस क्लास में आप आए थे कि मिस्त्री बनिए, हम तो टीचिंग लाइन में जो बीएड होता है प्रशिक्षण में हम सब स्कूल के कॉलेज टॉपर बन गए, और देखिए हमारा प्रभाव। बड़े भाई ने बात की, बहुत थपथपाए और ये हंसने लगे। यही खुशी का माहौल हो गया। तो इससे शिक्षा में हुआ कि अंदर से जो श्रद्धालु व्यक्ति होगा और मन में ये बात सोच लिया कि अपना लक्ष्य को पूरा ही करेंगे, तो दूसरे तरफ वो भटकेगा नहीं, जिसमें रुचि है वही काम, अगर वही काम करना चाहिए। रेडियो के इंजीनियर बनते हैं तो कैसे इंजीनियर बनते हैं? बढ़िया रेडियो को भी खराब कर यही सबसे दुखी वाला समय वही था कि जब रेडियो बनाओ तो ना रेडियो सीखो। हमको लगा कि सात घड़ा पानी जो है गिर गया हमारे ऊपर में, खूब रो रहे थे, बहुत दुखी वाला समय था उसी समय में। हाँ आंसू पड़ रहा था। बलिया जिला यूपी में बलिया जिला पड़ता है, तो वहाँ जा करके हम बोले कि हम नाम लिखवा लिए टेक्नीशियन में, रेडियो लिखवा लिए, लेकिन हम बीएड की तैयारी कर रहे थे। तो अब अपने इंसिडेंट को तभी बताइएगा जब उन्होंने सही से नहीं रखा। हम रखे हैं, रख दिया, कमी नहीं है। हाँ में कोई कमी तो हमारे बारे में कुछ इनका है कि तृतीय क्लास में ही पढ़ते थे, एक लड़का जो जिंदगी का सबसे दुखी समय था, पैर फूल गया। फूलने नहीं दिए, बल्कि
दबाए ऊपर से जो है, इसीलिए उस एक्शन में आ गए। सबसे खुशी तो बड़ा दुखी थे उस समय ये जो टिक फॉर टैक नहीं कर पाए, उस लड़का को नहीं दबा पाए तो सह गए। इससे मतलब हुआ कि आपको क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। एक दुखी वाला बात है। अब खुशी वाला बात है कि ये 9th क्लास में पढ़ रहे थे, साइकिल का रेस लगा हुआ था, उसमें प्रथम आ गए, खूब हंसे जो है, खूब हंसे जो है, ये सबसे खुशी वाला बात है। वैसा लाइफ में आज तक हंसे नहीं गए। आपको कैसे पता है? ये बताए हम बताए कि खूब हम हंसे, वैसे ही हंसे कि नहीं हंसे। लड़की क्या होता है? दोनों इंसिडेंट तो लर्निंग हुआ ने एक ही प्रयास करने से आदमी जो है अपने लाइफ में अच्छा प्राप्त स्थान पर लगातार लाइफ में प्रयास करें तो आपको मिलेगा। इन दोनों के इंसिडेंट सुनने के बाद हम वहाँ पहुँच गए थे शायद, हुआ ना ऐसा? बहुत प्रैक्टिकली बहुत खुशी इन्होंने बताया और सुनकर हम लोग को अच्छा लगा दोनों के लिए। तो जैसा ये हंसे थे और जैसा हंसी को उन्होंने बताया, इन दोनों को एक स्माइली एज अ टोकन ऑफ सुंदर भैया, उत्तम भैया, बहुत सुंदर। ये अगर भोजपुरी में बोलोगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। यू आर फ्री टू स्पीक मदर टंग, अपनी मातृभाषा का प्रयोग यहाँ हम लोग करेंगे क्योंकि कक्षा में भी करना है। बहुत से भैया बहन अपनी भाषा में ज्यादा बोलेंगे, चाहे वो मैथिली बोल रहे हैं, खोटा बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर वैसे करेंगे तो अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये जी इंडिकेट है। नेक्स्ट अवसर मिलेगा तो हम करेंगे, बिल्कुल मिलेगा। आप लोग आइए सामने, ऐसे कीजिए कि अवसर देने पर हम मजबूर हो जाए। मैंने बोला था एक कोई टॉपिक आप लोग रेडी करके रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा उसको प्रस्तुतिकरण उसकी होगी। तो कौन ऐसे हैं जिन्होंने पूरी लगता है कि तैयारी के साथ हैं और कोई एक टॉपिक को प्रिसाइज वे में यहाँ पर या ब्रीफली कह सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं जी। संगीत का भी विषय रख सकते हैं, इसीलिए हम हारमोनियम और तबला यहाँ मंगवा के रखते हैं। थोड़ा हम लोग संगीत सुनेंगे तो मन अच्छा होगा। जैसी इच्छा मेरी, जब अपना देश होगा हारमोनियम खुल जाएगा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से एक ज्ञान भी है और एक व्याकरण भी है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, यहाँ सत्येन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि अगर सत्य है, सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, यहाँ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग सत्येन में है। सत्य से ही सूर्य में ताप है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही हवा चल रही है। इसलिए सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम, इसलिए सत्य की प्रतिष्ठा सर्वत्र होती है। इसी सत्य में जो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, आज इसका प्रयोग ही हम लोग सीखेंगे। सर्वप्रथम शब्द का जो चयन है संस्कृत में, वह 3 प्रकार से हम लोग करते हैं। पहला शब्द है पुल्लिंग, जो पुरुष को इंगित करता है, और दूसरा शब्द है स्त्रीलिंग, और तीसरा शब्द है नपुंसक। ये 3 तरह के शब्द संस्कृत में होते हैं।
के शब्द जो होते हैं इसका प्रयोग हम लोग प्रत्येक विभक्ति में अलग अलग रूप से करते हैं। तो तृतीया में इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे या हम एक उदाहरण दे करके समझाते हैं। से भवतः नाम की, आपका नाम क्या है? राहुला। यहाँ राहुला जो है यह एक वचन में है। अब इसका तृतीया विभक्ति का प्रयोग, जैसे मम नाम अजय, मेरा नाम अजय है, तो अजय में ये जब जोड़ देते हैं तो तृतीया विभक्ति अजयन, अजयन। उसी तरह से आप राहुल हैं तो आपका तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगा? राहुलेन। बहुत अच्छा। भवता नाम अनुपह, तो अनुपह आपका तृतीया विभक्ति क्या होगा? अनुपेन। अब ये जिनका जिनका जो नाम है, क्या उसमें तृतीया विभक्ति जब इनके जैसा राहुल है, अनूप है, राम है, कृष्ण है, सुरेश है, दिनेश है, महेश है, गणेश है, वृक्ष है, दर्पण है, काक है, मयूर है, किसी भी शब्द के साथ हम कुछ शब्द बोलते हैं, उसमें इस तरह से तृतीया विभक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे। काकः वृक्षः वृक्षे, गजः गजे, अश्वः अश्वे। अभी तक हमको ये बताएंगे कि तृतीया विभक्ति की जानकारी हम लोगों को इस प्रकार थी क्या? लेकिन सीख लिए कि नहीं सीख लिए? कैसे सीखे? सुन करके नहीं, प्रयोग करके। आप बोले, बोलना भी एक प्रयोग है। आपने उसका अभ्यास कर लिया, प्रयोग कर लिया, तो आप तृतीया विभक्ति सीख गए। अब तो इस तरह से पुल्लिंग शब्द। अब यहाँ जो ये शब्द है, ये शब्द की भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है। आकारांत मतलब क्या हुआ कि जिसका अंत अ से होता है। श्याम, कृष्ण, इसमें नौ में अ छुपा हुआ है। राम है तो नौ में अ छुपा हुआ है। आकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी हैं उसका तृतीया विभक्ति में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। चाहे हमारे सामने एक से लेकर के अनेक शब्द आ जाए, सबका प्रयोग इसी तरह से होगा। तो तृतीया विभक्ति को समझने में क्या किसी को दिक्कत है क्या? अब एक और उदाहरण हम लेते हैं। अब थोड़ा सा नाम हम बड़ा करते हैं। आयुष्मान, थोड़ा शब्द बड़ा हो गया लेकिन आकारांत पुल्लिंग। इसका तृतीया विभक्ति बनाएंगे आयुष्मान। बहुत अच्छा। इस तरह से हम छोटे से शब्द से लेकर के बड़े शब्द का भी ज्ञान प्राप्त करें। अब इसी से मिलता जुलता शब्द है लेकिन वह पुल्लिंग नहीं है, वह है नपुंसकलिंग। उसकी पहचान क्या है? जैसे नयन शब्द है, मूल शब्द वही होता है, उसमें अगर म हलंत जोड़ देते हैं तो क्या बन गया? नयनम। उसी तरह पत्र है तो पत्रम। इस तरह का अगर शब्द आ जाता है तो वो नपुंसकलिंग हो गया। म हलंत जैसे जोड़ेंगे उसकी पहचान नपुंसकलिंग के रूप में हो जाए। इसका जब तृतीया विभक्ति हम प्रयोग करते हैं तो जैसे फलम है, इसका मूल शब्द को पकड़ लेंगे फल, म हलंत को हटा देंगे प्रयोग के दृष्टिकोण से। अब उसमें जैसे कि हम पुल्लिंग शब्द में किए थे वृक्षा है, तो उसमें विसर्ग को हटा करके उसमें एक की मात्रा जोड़ दिए थे और न जोड़ दिए थे, बस इतना ही काम किए थे। वही काम यहाँ भी करना है। तो फलम जो मूल शब्द है उसमें एक की मात्रा जोड़ करके न जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फले। इसी तरह से दूसरा शब्द है पत्रम, इसका क्या हो जाएगा? पत्रे। नयनम, नक्षत्रम, नक्षत्रे, ज्ञानम। आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब स्त्रीलिंग में दो तरह के शब्द होते हैं। वह शब्द क्या क्या है?
आकारांत स्त्रीलिंग जिसका अंत आ से होता है, जैसे बालिका, गायिका, माला, अयोध्या, मथुरा, माया, ये सभी शब्द आ से अंत होने वाले हैं। इसका तृतीय विभक्ति का प्रयोग जब हम करते हैं तो वह कैसे करते हैं? जो अंतिम आकारांत शब्द है आ है, उस आ को हटा दें, मात्रा को हटा करके उसमें या जोड़ दें। जैसे माला है तो उसमें आ की मात्रा हटा करके या जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? मालया, मालाया, आ की मात्रा हटा दें। उसी तरह से मथुरा है, क्या हो जाएगा? मथुराया, आ की मात्रा हटा करके बोले। ताला, तालया, गायिका, गायिकया, बालिका, बालिकया, आ की मात्रा हटा करके तब बोलेंगे। उसी तरह से एक शब्द है जो दीर्घ इकारांत है, दीर्घ इकारांत जिसका अंत दीर्घ ई से हुआ है, जैसे देवी है, भगवती है, सावित्री है, नदी है। इसका प्रयोग जब हम तृतीय विभक्ति में करते हैं तो अंतिम जो शब्द है उसका जो इकारांत है उसके जगह पर वो तो पूरा हटा ही देंगे मात्रा को, और जो अंतिम वर्ण है उसमें हम हलंत का प्रयोग करेंगे। जैसे नदी है और फिर या जोड़ेंगे, तो नदी का बन जाएगा नद और उसमें या जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? नद्या। गायत्री का गायत्रिया, सावित्री का सावित्रिया। अब इसी चीज को हम अगर हमारे पास टीचिंग एड नहीं भी है तो भी हम वाक्य के प्रयोग के द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे अहम राहुलेन सह गच्छामि, अहम राहुलेन सह गच्छामि, अहम राहुलेन बिना आगच्छामि। अहम राहुलेन बिना आगच्छामि, अहम राहुलेन बिना गच्छामि, अहम राहुलेन सह गच्छामि, राहुलेन सह आगच्छामि। सह विना, जहां भी ये शब्द रहे तो जिसके साथ हम सह का प्रयोग करते हैं या जिसके साथ बिना का प्रयोग करते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अगर ये पुस्तक है, इसको पुस्तक भी मानते हैं। राहुल पुस्तकेन सह गच्छति, राहुल पुस्तकेन सह गच्छति, तत्रैव स्थाप्यते पुस्तकम्। राहुल पुस्तकेन बिना आगच्छति, राहुल पुस्तकेन बिना आगच्छति, राहुल पुस्तकेन बिना गच्छति, राहुल पुस्तकेन सह, पुस्तकेन सह आगच्छति, पुस्तकेन सह आगच्छति। इस प्रकार से हम बिना टीचिंग एड का भी जो उपलब्ध साधन है उसको भी टीचिंग एड बना करके तृतीय विभक्ति को आसानी से समझा सकते हैं।
अब तृतीय विभक्ति का प्रयोग और कहां कहां हो सकता है ये मैं बताता हूं। अगर ये शरीर है, शरीर के किसी अंग में कोई विकार हो गया, जैसे एक पैर कहीं कुछ हो गया, तो उस जिसमें विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति। सह पादेन खंजास्ति, सह कर्णेन, अगर एक कर्णे, अब कर्णेन एक कान से तो कोई बहरा नहीं हो सकता, तो सह कर्णाभ्याम बधिरास्ति, कर्णाभ्याम बधिरास्ति। एवं प्रकारेण अन्य प्रयोगः अपि भवितुं शक्नोति। भवन्तः चिन्तनं करोतु, समयः अल्पः अस्ति, कार्यक्रम तो अधिकः अस्ति, अतएव कार्यक्रम अनुसारेण व्यवस्थानुसारेण हि कार्यं कर्तुं वयं शक्नुमः। एतादृशं प्रयासं सर्वे मिलित्वा करणीयः। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर से प्रस्तुत किया आपने। विद अवेलेबल रिसोर्सेज, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद अवेलेबल रिसोर्सेज। हाँ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि लर्निंग टीचिंग मटेरियल नहीं है तो भी हम लोग पढ़ा सकते हैं ऐसे प्रयोग में लाकर, पर लर्निंग टीचिंग मटेरियल का उपयोग हम जरूर करेंगे। इन दोनों के लिए सुंदर 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 भैया, उत्तम भैया, वो आपने लर्निंग टीचिंग मटेरियल बनाया है, किसने बनाया? कुछ यहाँ पर दिखाने का प्रयास करना आपको। आपका भी बना हुआ है। कितना समय लगेगा उसमें? बस 5-7 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट आपको भी चाहिए? हाँ, कम शब्दों में मेन जो ऑब्जेक्टिव है बना कर अपना ही बच्चों को दिखाना। इनके बाद आप आइएगा, चलिए। फिर हम लंच ब्रेक करेंगे। पहले आप लोग इसको देखेंगे, उसके बाद मैं आपसे जब प्रश्न करूंगा तब आप बताएंगे कि ये क्या है। क्योंकि अभी आप लोगों ने जैसे सुना है कि TLM का नाम चेंज हो गया, है ना, LCM हो गया। तो ये क्या है, जैसे हम लोग जैसे जल्दी देखते हैं, और ये इसको मैंने क्यों बनाया कि क्लास में बच्चे बराबर सवाल करते थे कुछ ग्रेविटी का, कि कोई भी चीज़ नीचे ही गिरती है ना, हम लोग देखते हैं। तो बच्चे जब हमसे ये सवाल किए कि आचार्य ये सारा चीज़ तो नीचे गिरता है, हम कहे कि नहीं, उल्टा भी देखो ऊपर भी जाता है। तो वो बच्चे पूछ रहे ये कहाँ होता है, जो कहीं नहीं होता है। तो उसी को समझाने के लिए कि ऊपर कैसे जाता है कोई चीज़, है ना, एंटी ग्रेविटी काम कैसे करता है, मैंने ये TLM बनाया और इससे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बच्चों को दिया था। ग्रेविटी भी है, सेंटर ऑफ मास भी है, बहुत सारे चीज़ हैं। तो ये TLM उसी के लिए है। और ये TLM कोई बहुत बड़ा महंगा नहीं है, लैब से ही लेकर के बनाया गया है। सबसे पहले देखते हैं, ये 2 स्केल है ना, और ये कार्डबोर्ड है, इसको काट दिया गया इस तरह से। और ये केमिस्ट्री लैब का पैनल है, 2 नाम क्या है? जिसको आप गाँव में हम लोग कीप करते हैं, कीप करते हैं। 2 कीप को जोड़ दिया गया। आपको किसी का सहयोग चाहिए तो बुला लीजिएगा। इसको पकड़िए। तो देखिए ये है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे गिर गया। इसको भी हमने रखा है यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है, मतलब ये ग्रेविटी के अलावा वर्क कर रहा है। और हम लोग यही पढ़े हैं, क्योंकि जो न्यूटन साहब ने खोज किया कि कोई भी चीज़ ये नीचे ही गिरती। आप इसको आप देखेंगे, है ना, उसके बाद फिर बताएंगे।
इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये नीचे जा रही है, इसको हमने यहाँ पर रखा, नीचे रखा है इसको पकड़। हवा से कोई मतलब नहीं। उधर का लाइट ऑन कर दीजिए। आप देखेंगे इसको ध्यान से, हमने इसको यहाँ पर नीचे रखा है, आप देखेंगे कि ये ऊपर आ रहा है ना, तो क्या यह ऐसा क्यों कर रहा है, कोई बता सकते हैं? ये नीचे नहीं जा रहा है, इसको हमने नीचे रखा, ऊपर जाने के बाद नीचे भी ऊपर रख रहे हैं तो ये यहीं पर आ गया, नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है ना, नहीं गिरा ना। और जब इसको नीचे रखते हैं तो थोड़ा सा ये छोटा पड़ रहा है ना, तो ये पूरा बड़ा, ये नीचे रखेंगे तो आप ध्यान से देखें कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, तो ये काहे आ रहा है, जबकि हर चीज को नीचे जाती है, और इसको जब मैंने यहाँ पर रखा तो नीचे नहीं जा रहा है, और ये सब नीचे गिर गया, तो इसका क्या कारण है, पहले बता सकते हैं तो बताइए। हाँ बोलिए। वो जो शेप है वो ट्रेन के पहिया से मिलता जुलता शेप है, इसका इस्तेमाल ट्रेन के पहिए में भी किया जाता है, जबकि वो ट्रैक से वो नीचे उतना उतरे। और यहाँ पर जो मेन सिद्धांत है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिधर शिफ्ट करेगी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट उधर। और कोई ये जा रहा है नीचे, ये जस्ट एक इल्यूजन है ना, ये हम लोग का एक भ्रम है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो हर चीज इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट से हर जगह। इसमें क्या आप देख रहे हैं, इसकी बनावट को, इसकी बनावट को देखिए, दोनों तरफ ये है और यहाँ पर जाता है, तो ये वाला पार्ट ही ऊपर आ रहा है, वो तब तक ऊपर आएगा जब तक ये ग्रेविटी को बराबर नहीं करते, तो ये जा रहा है नीचे है ना, ये हमारे आंखों का एक इल्यूजन है। तो बच्चे को उतना समझेंगे नहीं, बच्चे तो सीधा कहेंगे कि हाँ ये तो आचार्य जी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यह एंटी ग्रेविटी वर्क करने का बच्चे को हम बता सकते हैं कि देखो कोई चीज है किस कंडीशन में, किस दशा में वो नीचे जाती है, और किस दशा में ऊपर की तरफ। सुंदर 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 भैया, उत्तम भैया, उत्तम भैया। इल्यूजन दिखाया इन्होंने और दीदी जी को कुछ ज्यादा ही खुश कर दिया। दोनों टोकन ऑफ लव एक साथ, पहले कैंडिडेट हैं जिनको दोनों टोकन ऑफ लव एक साथ मिल रहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। आचार्य ये रिलेटेड है 3 डायमेंशन से। जनरली मैथमेटिक्स में एक चैप्टर भी है 3 डायमेंशन का, उसमें इनिशियल कंडीशन पर ये है कि 3 डायमेंशन कैसे कैसे क्या करेंगे, क्या वर्क करेंगे, क्या मेजर करेंगे, किधर से मेजर करते हैं डिस्टेंस का, कहाँ पर रहता पोजीशन। हम लोग तुरंत एक तो वर्ड बोलते हैं ऑक्टेन, इसमें दिखाना कोई भी चीज को 8 भाग में कैसे बांटेंगे, जिसके स्पेस है इसमें 8 कैसे भाग होगा। जनरली कहीं भी पार्टीशन करेंगे तो 2 भाग हो गया, फिर एक बार पार्टीशन करेंगे तो 4 भाग हो जाएगा, तो उसको दिखाएंगे कैसे, कहीं पर भी हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, कोई भी पॉइंट्स को कैसे लेंगे। 3 डायमेंशन में हम लोग जो भी पॉइंट्स की बात करते हैं तो उसमें 3 पॉइंट एक्सिस के लिए काम करता है, एक तो एक्स एक्सिस कहलाता है, एक तो वाई एक्सिस कहलाता है, एक तो जेड एक्सिस कहलाता है। हमेशा क्वेश्चन आता है कि 3 डायमेंशन में सर एक्स एक्सिस दिखाई पड़ रहा है, वाई एक्सिस नहीं दिखाई पड़ रहा है, जेड एक्सिस नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये प्रैक्टिकल के माध्यम से ही हम लोग उसको दिखा सकते हैं। इन जनरल यदि हम लोग बोर्ड में लिखते हैं तो कोई भी पॉइंट को आप देखिएगा तो सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर दिखाई देगा। कोई भी कॉर्नर का पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, एक तो लाइन आप देख रहे हैं इधर से आया है, एक लाइन इधर से है, एक लाइन उधर से, कोई भी कहीं का भी कॉर्नर पॉइंट देखिए वहां से 3 लाइन पास कर रहा है, तो यहाँ पर भी वो सही बात है, 3 लाइन पास कर रहा है। तो ये यदि सेंटर पॉइंट को हम लेते हैं जिसको हम लोग ओरिजिन के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसमें इजीली हम लोग दिखा सकते हैं कि 3 एक्सिस कैसे हम लोग लेंगे। तो एक प्लेन काम कर रहा है, ये जो प्लेन है इधर से इधर पास किया है,
ये प्लेन है ऊपर से नीचे पास किया है, ये भी हम लोग देख रहे हैं ऊपर से नीचे तरफ पास किया हुआ है। तो 3 प्लेन इसमें दिखाई दे रहा है, एक तो प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। तो 3 प्लेन के माध्यम से जहां से होकर के वो क्रॉस कर रहा है, जिस पॉइंट से होकर के एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहा है, उस पॉइंट को दिखाएंगे तो उसको हम जनरली नाम रखते हैं ऑरिजिन, मतलब वहीं से शुरुआत करते हैं। उसके बाद कहीं भी हम लोग रख देंगे तो हमसे 3 लाइन वहां से पास कर रहा है, ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं। क्लासरूम में भी हम लोग जनरली यूज करते हैं, कभी कभी ये मान लीजिए कि मटेरियल मिलता नहीं है, कहाँ रखा गया है, इस तरह से भी हो जाता है, तो हम लोग उसको देखते हैं कोई भी पॉइंट लेकर, कॉर्नर का पॉइंट लेकर के। यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इस टीचिंग ऐड के माध्यम से या क्लासरूम का कोई भी पोजीशन देख करके काम कर सकते हैं। जनरली यहाँ पर रखते हैं तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि एक तो एक्सिस गया इधर गया इधर गया, 3 तो कोई बात हम लोग नहीं करते, उस समय मल्टी एक्सिस की बात करते हैं। ये जनरली हम लोग सब पॉइंट्स को दिखाते हैं। तो 2 पॉइंट के बीच का ही डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस जब भी हम लोग काम करेंगे, जैसे आप बैठे हुए हैं एक पॉइंट पर हम भी खड़े हैं, तो दोनों के बीच में एक तो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को बताने में सुविधा होगा, उसके लिए हम स्केल लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं कि जनरल डिस्टेंस की बात करते हैं। प्रैक्टिकली बुला के किसी से मेजरमेंट करवाते हैं। हम यहाँ खड़े हैं, जैसे यहाँ खड़े हैं, कोई एक जन आकर के इसको मेजर कीजिए डिस्टेंस प्लीज, जल्दी जल्दी। लंच करने में देर होगा, कोई भूख लगी है सबको, या फिर स्टेप से नापिए कितने स्टेप हो रहे हैं। एक में जितना दिया हुआ है उसको मल्टीपल कर देंगे 8 टाइम्स 8 बार किया, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस हुआ। ये प्रैक्टिकल ऐसा यूनिट फीट अगर मानते हैं तो ये कितना फीट था? 12 फीट। और मैंने कदमों की बात की थी, स्टेप। कोई उसको कर सकते हैं कि कितने स्टेप दूर हैं हम लोग? इन्होंने स्केल से नापा, फुट से नापा। स्टेप आपका दोनों सटा करके मेजरमेंट करेंगे तब स्टेप आएगा। इनको लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, आकर के नापिए। कैसे नापिए, कितने स्टेप यूज करें? वो जो पहले स्थिति थी वो ठीक थी मेरे विचार से। आपके विचार से जो पहले स्थिति थी वो ठीक थी, इनके विचार से अभी वाली स्थिति ठीक है। जैसे हम लोग साड़ी को मापते हैं, तो जैसे हम लोग को नहीं पता है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो हमारी माँ लोग है साड़ी को मापती थी अपने हाथ से, एंगल से, ठीक है। वो अगर वो 12 हाथ है तो ये कैन यूज साड़ी सही है। मेजरमेंट के लिए ऐसा यूनिट क्या क्या निर्धारित किया गया है? मीटर, सेंटीमीटर, एसआई में मीटर है। तो अब समझ में आया कि मीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। हाथ से नापना, कदम से नापना, ये क्या है? वैरी करता है जी, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है जी, स्टेप्स अलग अलग होते हैं। ये सवाल भी बहुत आता है कि ऐसा यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी आचार्य जी? प्रैक्टिकली हम उसको करके दिखा सकते हैं। बहुत सुंदर प्रयोग, और इन्होंने मेहनत करके ये बनाया, स्पेशली ये 90 डिग्री के एंगल को समझाने के लिए। ऑक्टेन शब्द का प्रयोग, ऑक्टेन मतलब क्या होता है? तो हम में से किनको किनको नहीं पता था अभी तक ऑक्टेन का मतलब 8 होता है? प्लीज हाथ उठाएंगे। आज पता चल गया ना ऑक्टेन का मतलब 8, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम लोग करके देखे हैं, ये हमेशा ध्यान में रहेगा। ऐसा यूनिट की क्यों आवश्यकता पड़ी? आचार्य जी आपका शुभ नाम क्या है? अनिल जी, प्लीज आइए। इन दोनों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, और राहुल आचार्य जी को भी मतलब नहीं दे पाए थे सहयोग करने के लिए। आइए, इन दोनों ने सहयोग किया, हमारे 2 आचार्य को। टोकन ऑफ लव फॉर दीज 3
बहुत सुंदर से इन्होंने लर्निंग टीचिंग मटेरियल बना के प्रस्तुतिकरण किया। इसका प्रयोग हम कोई भी कर सकते हैं। अब ये परमानेंट सुंदर 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 भैया, उत्तम 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 भैया, उत्तम 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 भैया, एक दो आपके सामने लर्निंग पिरामिड है। ये लर्निंग पिरामिड है, जल्दी से 2 मिनट में इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो रेड एरिया है इट इज पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स, ये थोड़ा सा साइड कर लीजिए। और ऊपर वाला जो ब्लू एरिया है पैसिव टीचिंग मेथड्स, जो हमने देखा अभी। आप साइड हो जाइए। तृतीय विभक्ति पढ़ी हमने। तृतीय विभक्ति क्या है? कोई उस तृतीय विभक्ति को अपने शब्दों में बता सकते हैं? जी करण का है। करण का जी, जैसे उन्होंने बताया कि तृतीय विभक्ति में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो उन्होंने बोला कि जैसे एक पैर से लगा है, पादे न खंजा, तो वहाँ तृतीय विभक्ति लगेगी। जहाँ मतलब विकृति जहाँ हो, जिस अंग में विकृति हो, उसमें जो है सिर्फ तृतीय विभक्ति हो। फिर जो है से जैसे साथ में साकम साधम जोगे तृतीया, ये भी जो है से है कि साकम साधम योग में जो है से तृतीया विभक्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में रामी न सीता बनम अबझा, राम के साथ सीता बन गई, तो सीता रामे न सा, तो राम में यहाँ तृतीया विभक्ति दी। उन्होंने क्या उदाहरण के तौर पर चलने के लिए वो जो बताया पुस्तके बिना पुस्तके न बिना गच्छामि, राहुल पुस्तके बिना पुस्तके न बिना सह बिना, सह और बिना दो। चलो प्रैक्टिकली करके दिखाएं। जी जी दीदी जी, उसके बाद आचार्य जी ने क्या प्रस्तुत किया यहाँ पे? साइंस के लिए उन्होंने किस फोर्स का जिक्र किया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया। किस फोर्स का जिक्र हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र हुआ। बढ़ जाइए। तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है टुवर्ड्स ग्रेविटी एक्ट करते हैं या हम इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? रिसोर्सेज द्वारा। और चलिए बहुत सुंदर। हम इल्यूजन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे मूव कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक उदाहरण भी आया था किसी चीज का कोरिलेट। जी किसी ने उदाहरण दिया था किसी चीज का जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं। जोर से बोलिए आचार्य जी। ये आचार्य जी हैं जिन्होंने पहली बार थोड़ा जोर से बोला रेलवे में ट्रेन में ट्रैवल करना हम सभी को बहुत पसंद है। तुरंत उन्होंने बोला रेलवे ट्रैक मींस सुंदर 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 भैया, उत्तम 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 भैया। एक फोटो क्लिक कीजिए स्माइली देते हुए। यहाँ चले बहुत कम एक मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए फोटो खींचिए। दीदी सुंदर 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 भैया गौतम भैया गौतम बहुत सुंदर। जी आचार्य जी कुछ बोल रहे थे। वो आप ये पूछे कि और ये हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्लास 6 में एक मैग्नेट चैप्टर। जल्दी जल्दी बोलिएगा, सबको भूख लगा हुआ है। मैग्नेट के सहायता से सुई लटकी हुई ऐसी एक्टिविटी दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में। आप बुलाए हैं क्या आज मैग्नेट? हम तो बोल के रखे थे कुछ कुछ करके दिखाना है। ये जो लोग मेहनत करके आए हैं उनके लिए एक बार और ताली। कर्तव्य गुरु। मेरी एक्सपेक्टेशन पहले तो लैंग्वेज आचार्य से होती है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, क्योंकि मेरा विषय भी अंग्रेजी रहा है। अंदर ही अंदर मेरे अंदर ये रहता है कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर वो सामने आए। दूसरा साइंस के आचार्य से मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है कि साइंस क्योंकि वो डे टू डे लाइफ से उसको कनेक्ट करना आसान होता है। और तीसरा मैथ्स से भी जो इसलिए रहता है क्योंकि मैथ्स सब लोग पसंद नहीं करते, स्पेशली फीमेल्स मैथ्स से भागती हैं। तो ये मेरी एक इच्छा रहती है कि क्या कुछ ऐसा एक्टिविटी आचार्य करके दिखाएं कि हम पूरे भारत में हो जाना तो उसको इम्प्लीमेंट करने में
काम करना नहीं आता, ऐसा नहीं, पर मजा नहीं आता, तो कैसे इंटरेस्ट जगेगा? तो मेरी एक अंदर में क्यूरियोसिटी रहती है इन तीनों विषयों को लेकर के। एक तो मेरा सबसे फेवरेट है पहला वाला, और दूसरा वाला डे टू डे लाइफ से कनेक्ट हो जाता है, और तीसरा एकदम पसंद नहीं, इसलिए लगता है कि कक्षा लेते समय अगर कोई बात ऐसी आएगी जिससे मैथमेटिक्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए प्रोत्साहित कर सकें, तो वो जरूरी है। बाकी सारे विषय उसके बाद आते हैं। अपने अपने सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तैयार करके रखना चाहिए था। एक दिन और हमारा सेक्शन था, वो क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस पे ही करेंगे हम लोग। क्लासरूम मैनेजमेंट प्लस एक्सपीरियंशियल लर्निंग एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस को। प्लीज अपना लर्निंग टीचिंग मटेरियल बनाइए, लेसन प्लान बनाइए, ग्रुप वाइज या इंडिविजुअली अपने हुनर को मेरे सामने लाइए, ताकि हम इस बात को कहीं और रख सकें, किन्हीं और विद्यालय में एज एन इंस्पिरेशन वहाँ प्रेजेंट कर सकें। ये सारा रिकॉर्डेड भी है, आपसे कुछ सीखेंगे तो लेके कहीं और जाएगा ना, किसी दूसरे विद्यालय को लाभ मिलेगा। तो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम सब रेडी हैं इसके लिए? वो सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी मेरे पास? हमको रोकना पड़ जाएगा, रुक जाइए, अब आप मत कीजिए डेमो, मेरे पास समय नहीं है। ये सिचुएशन क्रिएट कर दीजिए प्लीज। आप ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। टीचिंग अदर्स अभी हुआ है यहाँ प्रैक्टिकली, दूसरों को पढ़ाने में हम ज्यादा सीखे कि नहीं सीखे? पीयर टीचिंग कितनी जरूरी है। प्रैक्टिस बाय डूइंग, करके देखा हमने प्रयोग, कुछ बातें सामने आई जब हमने प्रैक्टिकली उसको करके देखा। ग्रुप डिस्कशन किया हमने यहाँ पे, डिस्कस किए बातों को। तो ये तीन जो है ना, ये एक्टिव टीचिंग मेथड है। सबसे ज्यादा लर्निंग इन तीन प्रोसेस से होता है, और सबसे ज्यादा इग्नोर हम इन तीनों को करते हैं। दूसरों को पढ़ाने का मौका नहीं देते क्लास में, देते हैं क्या? बहुत कम, ना के बराबर। जबकि उसमें लर्निंग कितनी है? 90%। हम चाहे तो मेरे पास बहुत लर्निंग टीचिंग मटेरियल है, हम परचेज भी कर सकते हैं, खरीद के लाके दिखा करके चले जाएंगे, उछल कूद करके क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होगा उससे? हम आपको क्यों बुला रहे हैं? सेम चीज भैया बहनों के साथ करना है, उनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, प्रैक्टिकली करके दिखाइए। लेकिन हाँ, वो फायर एक्सटिंग्विशर या कंसंट्रेटेड एसिड का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो खुले में करेंगे, मतलब सेफ्टी का ध्यान रखें। डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे 30% दिखा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, मतलब मैंने किसी को मौका नहीं दिया करने के लिए, एक्सप्लेन किया और चली गई, उससे लर्निंग कितनी % होगी? 30%। ऑडियो विजुअल, इसका प्रयोग करके दिखा, बच्चों ने ऑडियो सुना, वीडियो देखा, इससे 20%। रीडिंग हम लोग ज्यादा करवाते हैं, इवन सोशल साइंस और साइंस में भी रीडिंग को ऐड कर देते हैं। रीडिंग से लर्निंग कितनी है? 10%। एंड लेक्चर मेथड सबसे ज्यादा करते हैं, आए लेक्चर किए चले गए, उससे लर्निंग कितनी % है? सबसे ऊपर में हम इसको रखते हैं, और सबसे कम लर्निंग इसी से। लेकिन इसमें से कोई भी हम छोड़ नहीं सकते, एक भी हिस्सा छूटेगा तो मेरा पिरामिड कंप्लीट नहीं होगा। पर ज्यादा से ज्यादा किसको देना है समय? ये तीनों, टीचिंग अदर्स, प्रैक्टिस बाय डूइंग एंड ग्रुप डिस्कशन। अगर मैंने चाय बनाकर प्रैक्टिस नहीं की है, बनाकर पी के नहीं देखा, तो समझ में नहीं आएगा स्वादिष्ट चाय कैसे बनेगी। चीनी की जगह नमक का प्रयोग कर दूंगी, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चाय बनानी मुझे आती है तो भी अच्छी चाय बना के किसी को पिला सकती है। वही चीज है, अगर मैंने मौका ही नहीं दिया आपको पढ़ाने का, तो वहाँ लर्निंग नहीं होगी। तो यहीं पर अभी स्टॉप करते हैं, ब्रेक देते हैं आप लोगों को, भोजन कीजिए। कुछ और आइडियाज के साथ अगर आप 10 मिनट का टीचिंग रेडी कर सकते हैं तो प्लीज डू। जितना ज्यादा प्रैक्टिकली आप चीजों को यहाँ रखेंगे, उतना हम सभी को लाभ होगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम। संगीत में भी कुछ लगता है कि इस समय के अनुसार ये राग है, इसके क्या लाभ है, तो प्लीज हम लोगों से शेयर कीजिएगा। टेक योर लंच and again come back over here after